नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। आइए फिर से हम आपको दसौंधी क्लासेस में ले आते हैं। दसौंधी क्लासेस में आज सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अद्यतन जानकारी और स्मार्ट स्टडी हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद। आगे चलते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति पर पुनः आते हैं और सशत कोटि नमन इस वीर पुरुष को करते हैं, मंगल पांडे जी को। अब आगे चलते हैं। सैन्य कारण। सैन्य कारण सैन्य कारण का क्या कारण था भाई? सैन्य का कारण, सैन्य तो कोई आंदोलन का कारण नहीं हो सकता था, लेकिन 1857 ईस्वी की क्रांति का मुख्य रोल जो है वह सैन्य कारण का ही है। इसमें दो कारण है, एक तात्कालिक कारण है, सैन्य के ही साथ रिलेटेड है, जो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में आपको सैन्य का कारण बताते हैं। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि बहुमत की सरकार, बहुमत की बात हम लोग कहीं भी करते हैं, कोई भी घर में निर्णय होता है तो बहुमत की बात कही जाती है कि बहुमत ने कहा कि इस घर को बेच दो तो बेच दो। लेकिन अंग्रेजों के इसमें ये बातें नहीं थी। भारत के नौजवान जो सिपाही में भर्ती थे उनका प्रतिशत 87% था, अंग्रेज 13% थे। फिर भी 87% को लोग जो है हे दृष्टि से देखता था। क्यों देखता था हे दृष्टि से? क्योंकि आप इंडियन थे और वो अंग्रेज थे, इसलिए जो है वो आपको हे दृष्टि से देखता था। अच्छे अच्छे जगहों पर उन्हीं को रखा जाता था। अच्छे जगहों का मतलब जैसे मान लीजिए वेतन बनाने के लिए अकाउंट्स ऑफिस, वहां काम आराम का है, वहां इन 87 में किसी को नहीं रखा जाता था। भारतीय सिपाहियों में से किसी को नहीं रखा जाता था, लेकिन अंग्रेजों को रखा जाता था ताकि वो आराम कर सके। आपको उदाहरण दे रहे हैं, और भी बहुत सारे जगह हैं जहां पर उनको माने तवज्जो दिया जाता था, वेटेज दिया जाता था, और भारतीय सिपाहियों को वेटेज नहीं दिया जाता। हमने कहा ना कि सागर से मोती निकाला, यह है सागर से मोती। इस पर आप 10 लाइन लिख सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव में भी वह तो मैं वन लाइनर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस बात को उठाकर आप 10 लाइन भी लिख सकते हैं। जब मैंने बोला कि भाई उपेक्षा की जाती थी, उपेक्षा का मतलब कि आपको नजरअंदाज किया जाता था, आपकी काबिलियत को अनदेखा किया जाता था। अब हम बंदूक चलाने में एक्सपर्ट हो और हमसे बंदूक साफ कराया जाए तो क्या हो गया? मेरे योग्यता के साथ मजाक। तो वही हाल था। जो बंदूक चलाने वाला था वो लश्कर का काम करता था, वो बंदूक साफ करता था। तो यही आपको उदाहरण के तौर पर आसानी से समझा दिया हमने। अब रैंक की बात आती थी। रैंक भी, आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, आप ही के रैंक में वो भी ग्रेजुएट है, मान लीजिए 2 स्टार है, दरोगा जिसको आज के डेट में बोलते हैं, लेकिन उसमें उसको वेटेज ज्यादा मिलता था। एक रैंक में होने के बावजूद उसको वेतन ज्यादा मिलता था। अब बताइए, अगर आपको आज के डेट में, आप भी जैसे मैं अभी सिविल कोर्ट में पेशकार हूँ, मान लीजिए मेरे साथ वाला पेशकार हो और उसको ज्यादा वेतन मिले और हमको कम वेतन मिले, तो क्या कहेंगे इसको? आप इसको आप गुलामी नहीं कहेंगे? इट इज स्लेवरी और नॉट? इज इट स्लेवरी? तो वही बात है, अंग्रेजों के समय एक ही रैंक पर अंग्रेजों को ज्यादा वेतन और इंडियन सिपाही को, भारतीय सिपाही को कम वेतन। पदोन्नति भी उसी तरह, पदोन्नति भी उनका जल्दी जल्दी होता था और हम लोग का जो है पदोन्नति, माने इंडियन का पदोन्नति धीरे धीरे होता था। अगर उसको 3 प्रमोशन मिल गया तो हमको 1 ही मिला और कहता था कि पद स्वीकृत नहीं है। खैर, घरों से दूर क्षेत्रों में आपकी नौकरी होती थी। जान जाएगा अगर क्यों हो आप बिहार के हैं तो आपको बंगाल भेज देता था। और अंग्रेजों का, क्योंकि वो तो खैर बाहर से आए थे, सब जगह उनका घर था, तो उनको बढ़िया जगह पर जैसे मुख्यालय में देगा। जैसे मान के चले कि किसी को बिहार के पटना में दे दिया और किसी को अररिया दे दिया। तो अररिया किसको दिया? जो भारत के लोग हैं, इंडियन लोग हैं, उनको अररिया दे दिया, और जो अंग्रेज हैं उनको मुख्यालय में दे दिया।
ताकि उनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, 1856 में लॉर्ड कैनिंग साहब आए एक नई नीति के साथ। नई नीति क्या था कि जो कंपनी का सिपाही होगा उसको काम करने के लिए उसी वेतन में, ज्यादा वेतन में नहीं, उसी वेतन में कहा जाना पड़ेगा, कंपनी के सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ेगी तो समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। मतलब उसको समुद्र पार ले जाते थे लड़ने के लिए। अब समुद्र पार लड़ने के लिए उस समय जहाज हुआ करता था पानी वाला। अब वो जाने का मतलब 6 महीना तक आप अपने घर वापस नहीं आ सकते। तो अब बताइए, कंपनी में जो सिपाही काम कर रहा है उसके लिए तो काला पानी की सजा हो गई कि हम कंपनी के सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ गई तो हम लड़ने चले गए समुद्र पार दूसरे किसी देश में, दूसरे किसी देश के साथ। भारत की सेना, भारत के नागरिक और लड़ रहे हैं अंग्रेजों के कहने पर दूसरे देश के दूसरे देश से, दूसरे देश की सेना से। ये क्या था? ये अमानवीय नहीं, ये गुलामी नहीं तो और क्या है? तो यही सब कारण था जिसको हम सैन्य कारण कहे कि सेनाओं में जो है अंतर्द्वंद था। हाँ, एक और उदाहरण बता दूं आपको, उनको जो खाना दिया जाता था, मतलब यूरोपीय सिपाही को वो चांदी की थाली में दिया जाता था और भारतीय सिपाहियों को एल्युमिनियम की थाली में दिया जाता था। तो देखने ही से लग जाता था, उस परोसने वाले को हिदायत दी गई थी कि चांदी के थाली में जब तक वो नहीं कहेगा तब तक खाना परोसते रहना है और इंडियन सिपाही में बस 2 चम्मच डालना है। इस तरह का छोटा छोटा उदाहरण है। उस समय यही भेदभाव का मुख्य कारण था। तब इतना भेदभाव कोई करेगा तो आप क्या कीजिएगा? विद्रोह तो होगा। विद्रोह कब होता है? जब अन्याय परिपूर्ण हो जाता है। अन्याय जब पूरा हो जाएगा, कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाना, पाप का घड़ा जब भरेगा तो फूटेगा ही। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।